आप लोग एब्सेंट थे कल, लेक्चर देख लिया था? जो एब्सेंट हो जाता है बाय द वे, पीछे के लेक्चर जरूर देख लिया करो, अदरवाइज चैप्टर ऐसा है कि जल्दी से समझ में नहीं आएगा बीच में से, ठीक है? तो अभी हम जो पीछे जितना हमने पढ़ा था उसी से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। प्रीवियस में हमने क्या कुछ पढ़ा था एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमने इसमें एसएचएम डिस्कस किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने किसको कहा था? कोई टू एंड फ्रो मोशन जो पीरियोडिक है, ठीक है, अबाउट इट्स मेन पोजीशन। और उसके ऊपर ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो उसके ऊपर कोई रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, एंड दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया था। और इसमें हमने देखा था कि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने लिखा था ए साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया था, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था, कितना आया था? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, या फिर हमने इसको लिखा था ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी हमने यहां से कैलकुलेट किया था 1/2 अंडर रूट एम्पलीट्यूड या फिर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट की थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी याद है किसी को? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी थी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जो टोटल एनर्जी है जो इन दोनों का सम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, कितना है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन करके आना। किसी ने किया कोई क्वेश्चन? सोल्व हो रहे थे? देखिए एक दो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मैंने एक दो क्वेश्चन उसमें जो पीडीएफ सेंड किया था, पीडीएफ अलग था, ठीक है? क्योंकि वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था तो उसी का पीडीएफ सेंड किया था। तो अभी जैसे मान लिया हम बात करते हैं, जैसे मान लिया कि हमें गिवन हो कि कोई पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए, जहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है फ्रॉम दी मीन पोजीशन। अगर हमने ये कहा कि उसका एम्पलीट्यूड जो है एसएचएम का कितना है? ए, ठीक है? तो उस केस में हमें क्या बताना है कि y कितना होगा। y को हमें a की टर्म्स में निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसने जो चीज दे रखी है उसी को एज इट इज लिखिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज अगेन इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्लियर है इतनी? तो देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगले ने कहा कि जहां इक्वल हो तो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, y कितना होगा, ठीक है? ये जब हो उस केस में y जो है कितना रहेगा, ये हमसे पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की मीन पोजीशन से कितनी होगी, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अब जैसे यहां से साफ साफ पता चल रहा है ये और ये कैंसिल हुआ, यहां पे क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। या फिर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या फिर लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई
या कंप्लीट का अंडर रूट, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई अंडर रूट 2, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस माइनस, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकता है, या कह दे कि भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इतना पार्ट है, 1/3 है, 1/4 है, तो इक्वेशन बना करके उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बार बार वही है कि जो क्वेश्चन सोल्व करके देखेगा उनको तो ये चीज समझ आएगी, और जो नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है भाई, वो क्यों, उसने किताब ही नहीं खोली होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है हमने जो पीछे अभी तक जो पढ़ा है उन पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, थोड़ा और इधर कर लो, उठा के ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मान के चलो, कोई भी एग्जाम अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन जो है यहां तक का जो अभी तक पढ़ा है, यहां से एक क्वेश्चन बन चुका है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैंने पहले ही शुरुआत में बता दी थी कि +1 में ये वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज जो है आपको खास करके ज्यादा फोकस करनी है, न्यूमेरिकल करके देखना है। एक दिन स्पेशली क्लास ना लेकर के फिर पूरा डाउट्स ही लेंगे, तो पहले क्वेश्चंस करके देखे करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं SHM, सिंपल। हाँ सर, कल वो वेव बनाई थी आपने, जो काइनेटिक और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, तो उसमें आपको पता कैसे चलेगा जब आपको क्वेश्चन दिया है कि इक्वल है दोनों, तो कौन सा ग्राफ बनेगा? ग्राफ मतलब दिखाना है, मतलब जैसे मान लिया ये है, ये मैंने ऐसे बता दिया भाई, इस केस में ये बनाया था, ठीक है। ये मेन पोजीशन है, बातें नहीं भाई, समझो पॉइंट को समझो। ये है मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। तो मान लिया काइनेटिक एनर्जी को हमने बना लिया, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ हो गया, और जो हमने ये लिया है ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। यही था। अब आपका क्वेश्चन क्या था? सर ये इक्वल कब होंगी? इक्वल कब होंगी? देखो, एक चीज है कि एक चीज बढ़ रही है, एक चीज जो है इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, तभी तो वो किसी न किसी सेट पे आके बैलेंस होंगी। जब मीन पोजीशन से पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। मीन पोजीशन से जब वो हटेगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, तो जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक केस ऐसा आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होकर के कुछ हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर होगी इंक्रीज होकर के। वो वैल्यू की बात कर रहे थे। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा, अभी जैसे मैंने कैलकुलेट करके ही बताया कि डिस्प्लेसमेंट होगा a डिवाइड बाई √2, उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाती है, ठीक है। अभी ग्राफ में अगर हम देखो, यहां पे जो हम एनर्जी बात करें ना, यहाँ ये टोटल एनर्जी तो है 12 m² a², ये मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम है। इसी का हाफ होगा, इसका हाफ काइनेटिक एनर्जी, इसका हाफ ही पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ जो है यहां कहीं पे मिलेगा, जो ये यहां क्रॉस कर रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक है। उनका लेवल जो है एनर्जी का ये रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी? चलो जी, अभी हम आप पे अपने वापिस आते हैं SHM पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं? आप सबको पता है कि अगर हम एक पॉइंट मास को, पॉइंट मास जिसको बोब के नाम से भी जानते हैं, इन एक्सटेंसिबल थ्रेड के साथ में, फ्लेक्सिबल थ्रेड के साथ में सस्पेंडेड है, मासलेस होनी चाहिए वो। ये जो स्ट्रिंग मैंने लगाई है, इस स्ट्रिंग की खास बात क्या है? ये एक तो मासलेस ली है, हमने इमेजिन की है कि वो मासलेस है, इन एक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी इसकी है। रियल केस में तो देखो मास कुछ ना कुछ होगा उसका, बट हम आइडियली मान के चल रहे हैं कि उसका मास नेग्लिजिबल है।
ये पॉइंट मास हमने कंसीडर किया, ये भी पॉइंट मास जरूरी थोड़ी, ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं ये एक पॉइंट मास है, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है। मान लो कि यहां है वो पार्टिकल इस टाइम पे, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, ठीक है। यहां से हमने पेंडुलम को क्या किया है, फिक्स किया है। अब इसका जो मास है यानी वेट है वो कहां लगता होगा, नीचे की तरफ, mg। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और इसके कंपोनेंट अगर हम रिजोल्व करें तो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट बिल्कुल इस लाइन के अलोंग, ये दो पैरेलल लाइन होगी, ये एंगल भी थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, mg कोस ऑफ थीटा, और ये क्या होगा, mg साइन थीटा। कंपोनेंट रिजोल्व करने आने चाहिए। एक और फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है, और वो है टेंशन, थ्रेड के अंदर एक टेंशन लग रही है, ठीक है। इतने पॉइंट अपने को पता है। अभी देखिए, एक सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं, एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम in which a point mass is suspended from inextensible thread या फिर इनएक्सटेंसिबल massless thread and oscillates about its mean position। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉइंट मास जो है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है, मासलेस है, और वो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कर रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अभी ये सिंपल पेंडुलम किस टाइप का ऑसिलेशन कर रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि ये लीनियर है या सर्कुलर है, सर्कुलर टाइप है ना, ये लीनियर नहीं है। हम लीनियर का केस इसको नहीं कंसीडर कर सकते। जैसे एक स्प्रिंग है, कंप्रेस किया, एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन, तो वो एक लीनियर का केस है, लेकिन ये एक सर्कुलर का पार्ट बन रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था। तो इसको भी हम ध्यान से समझेंगे कि इसमें रेस्टोरिंग फोर्स बनता है कि रेस्टोरिंग टॉर्क बनता है। रेस्टोरिंग टॉर्क है रेस्टोरिंग फोर्स की तरह से, ये mg साइन थीटा जो आपको दिख रहा है ना, ये फोर्स इसको क्या करेगा, वापिस उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है। और बाकी बैलेंस तो कैसे है, बैलेंस की हमें यहाँ कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किया था, कौन सा फैक्टर किसके इक्वल है, बैलेंस कैसे हो रहा है, वो सब चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सबसे पहले ये देखिए कि मैं टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहा हूँ। टाइम पीरियड से मतलब है ये मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम गया, इधर की एक्सट्रीम, और वापस ये मीन पोजीशन, ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, वन साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और इसको कंप्लीट करने का टाइम ही क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, वो क्या हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अभी हम सबसे पहले तो
एक चीज समझते हैं, यहां पे जो फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स की तरह से जो काम कर रहा है वो है एम जी साइन ऑफ थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। ठीक है, तो मैं एफ को क्या लिखूंगा? एम जी थीटा लिख दिया। कंसीडर किया है हमने कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि ये जो केस लिया हमने बहुत ही कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लिया है। तो थीटा मैंने यहां पे लिखा एम जी साइन ऑफ थीटा को लिख दिया सिंपली थीटा, और थीटा की हम वैल्यू अगर चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, और ये क्या है? लेंथ, जिसकी हमने कह दिया स्ट्रिंग की लेंथ हमने एल कंसीडर कर ली। ठीक है, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो आर्क की यहां पे जो वैल्यू है वो मैंने कह दिया, यानी थीटा इज इक्वल्स टू मैंने इसको लिख दिया वाई डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये आर्क वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो फोर्स की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी एम जी वाई डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, लेकिन जो हमने रेस्टोरिंग फोर्स स्टडी किया है, याद हो हमने जो रेस्टोरिंग फोर्स स्टडी किया है वो क्या होता है? F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वाई या के एक्स। माइनस का साइन मैं नहीं यूज कर रहा हूं, के वाई यूज कर दिया। सो के की जो वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, वाई से वाई कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहां से? एम जी डिवाइडेड बाई एल। ये सबको समझ आया? के यहां पे क्या है? स्प्रिंग फैक्टर है, स्प्रिंग की तरह से बिहेव करने वाला फैक्टर है ये, स्प्रिंग फैक्टर। क्लियर हुआ? स्प्रिंग फैक्टर की तरह से सिंपल पेंडुलम में कौन काम कर रहा है? एम जी डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब जो कल हमने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पे हम जाएं कैसे, अब किस तरीके से निकालें? तो इसके लिए हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर, के को हम क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर। कल ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, जो आपने देखा हो उसके अंदर ये लिखा हुआ था। और ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट के डिवाइड बाई एम। ये के क्या है? स्प्रिंग फैक्टर, और एम क्या है? इनर्शिया फैक्टर या फिर मास। तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इससे। कितना क्लियर हो गया? देखिए, अभी के की वैल्यू मैंने यहां लिख दिया एम जी डिवाइड बाई एल, और ओमेगा हमने लिखा है कितना? अंडर रूट के डिवाइड बाई एम। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? स्प्रिंग फैक्टर डिवाइड बाय इनर्शिया फैक्टर। ठीक है जी, ओमेगा को कैसे लिखें अब फ्रीक्वेंसी की टर्म में? 2 पाई न्यू। ठीक है, और अंडर रूट के डिवाइड बाय एम, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के डिवाइड बाय एम। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का। अभी इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के की वैल्यू हमारे पास कितना है? एम जी डिवाइड बाई एल, और एम और है नीचे। ठीक है, और एम से एम कैंसिल। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बन गया फ्रीक्वेंसी के लिए? क्या बन गया फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई एल।
और टाइम पीरियड के लिए क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल है इसका, तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन अभी आया है यही टाइम पीरियड के लिए हो गया, और यही सब चीज जो है रेसिप्रोकल अगर हम ले लें तो यही क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसी को कोई शक यहां तक ड्राइव कर सकते हो? डेरिवेशन तो हमें समझ आ गया। अब इसके फैक्टर्स पे ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं या जी की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम सीखेंगे। एक और चीज यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे मैंने जो फॉर्मूला अभी आपको बताया था, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ओमेगा इज इक्वल्स टू के डिवाइड बाय एम हमने लिखा था, स्प्रिंग फैक्टर और एम मास नहीं है। अगर हम इसकी सर्कुलर मोशन को कंसीडर करें, अभी मैंने कौन सी कंसीडर की थी? लीनियर समझा था पेंडुलम को कि लीनियरली ऐसे जा रहा होगा, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं, लेकिन ये तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स की बजाय मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? रेस्टोरिंग टॉर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये m जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इनर्शिया फैक्टर को। किसको? इनर्शिया। जैसे ये पेंडुलम था, ठीक है, इसकी ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे अगर हम बात करें तो इसका W इक्वल टू एम जी, और रिजोल्व किया ये था एम जी कोस ऑफ थीटा, और इधर बन रहा है एम जी साइन ऑफ थीटा। ये लेंथ L, ये लेंथ L, इसके अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये लेंथ L होगी और ये फोर्स हो गया। टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F, तो ये R है लेंथ, और इनटू में ये, तो मतलब टॉर्क जो बनेगा यहां पे वो बन जाएगा एम जी एल, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। तो ये तो है टॉर्क। और रेस्टोरिंग टॉर्क हम कैसे लिखते हैं? रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस ऑफ के थीटा। वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स था, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई लिखा था, तो यहां पे वाई की जगह वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और इस साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? थीटा, और इसको मैंने कंपेयर किया इसके साथ में, तो थीटा से थीटा कैंसिल, के की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? एम जी एल। ठीक है, फॉर्मूला वो है, उस फॉर्मूले से अब हम निकालेंगे। ये तो आ गया के, लेकिन इनर्शिया फैक्टर इसमें कितना बन रहा है? इनर्शिया क्या होता है? ये है, ये बॉल, ये हमारा बॉब जो है जिसका मास m हमने कंसीडर किया, और वो इस लेंथ के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कर रहा है। इनर्शिया याद है किसी को? I इज इक्वल्स टू क्या था? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। m इसका मास हो जाएगा, r की जगह क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा k यानी एम जी एल डिवाइडेड बाय इनर्शिया। इस बॉल का इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा? तो इस बॉल का मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? एम एल स्क्वायर। m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, देखो यहां से भी ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट जी डिवाइड बाय l, और यहां से फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइड बाय l। समझ आया या नहीं? ठीक है, यानी हमने पेंडुलम को दोनों तरीके से समझा है कि लीनियर अगर हम मान के चल रहे हैं कि लीनियर है लगभग, तो भी यही फॉर्मूला आया, और अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का केस लेकर के चलते हैं उससे भी यही रिजल्ट आता है। तो ये इस चीज के लिए एक्सप्लेन किया, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो पैरामीटर है वो कैसे अफेक्ट होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लेंथ को या जी को चेंज करते हैं। तो अभी के लिए हमारा फॉर्मूला जो है फ्रीक्वेंसी के लिए
और टाइम पीरियड के लिए क्या क्या है? टाइम पीरियड के लिए हो गया, हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के लिए कितना है? 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइड बाई एल। क्लियर है? ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। अब सबसे पहले हम इफेक्ट देखते हैं। एल का इफेक्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो आप देखिए लेंथ के साथ में क्या रिलेशन है? अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन यहां आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया, इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन क्वेश्चन जो है कई बार एक पूछा हुआ है कि एक लड़की है जो झूले पे झूल रही है, बैठी हुई है, ठीक है, झूले पे बैठ के ऐसे झूल रही है और वो उसी पे खड़ी हो जाती है। अब तो टाइम पीरियड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? कम होगा, ज्यादा होगा? कैसे? क्योंकि उसका देखिए यहाँ पे मान लिया ये झूला है, ठीक है, ये झूला है, ठीक है, इस पे वो मतलब बैठी हुई है। अब जैसे ही वो खड़ी होगी तो एक्चुअल में मास जो है सेंटर ऑफ मास से एक्ट करता है। लेंथ जो है यहां से लेकर के, जो लेंथ हम ले रहे हैं ना, वो लेंथ कहां से होती है? उसके सेंटर ऑफ मास से। जैसे ही वो बैठी थी तो लेंथ ज्यादा थी, टाइम पीरियड ज्यादा था। जब वो खड़ी हुई, खड़ी होने से उसका सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर चला गया। ऊपर जाने से लेंथ की वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो टाइम पीरियड क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। समझ आ गई बात? एक चीज और ऐसा पूछा जाता है कि मान लो एक बार कोई एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पेंडुलम, एक बोल है, ठीक है, मान लिया 10 kg की बोल हमने ले रखी है। अब उसको हटा करके हमने 5 kg की बोल लगा दी उसी पे ही, तो उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। मास पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मास नहीं है, मास पे कोई इफेक्ट, मास जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जब तक क्या चीज चेंज ना हो? लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए ये लेंथ भी दो तरीके से देखी जाती है। लेंथ इनफाइनाइट ना हो, यहां तक क्या था? लेंथ एक रीजनेबल है, फाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर लेंथ जो है कंपैरेबल टू अर्थ रेडियस पहुंच रही है, इनफाइनाइट लेंथ हम लेके चल रहे हैं, उस केस में फिर ये फॉर्मूला चेंज होगा। उस केस में फिर ये फॉर्मूला हम सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? उस केस में हमें लेंथ कौन सी लेनी पड़ेगी? हम मान के चलेंगे लेंथ इज इक्वल टू 1/L डैश 1/L प्लस 1/R। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से हमें L डैश निकालना पड़ेगा और L डैश आएगा L इंटू आर डिवाइडेड बाई L प्लस आर। ये फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। और नया टाइम पीरियड जो है वो क्या बनेगा? T डैश विच इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डैश डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के केस में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर रेडियस के बराबर, अर्थ की रेडियस के बराबर अगर स्ट्रिंग की लेंथ हो जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा? ये बुक में आप सारे पैरामीटर दे रखे होंगे, ठीक है, बुक पढ़ोगे ना, बुक के अंदर लिख रखा है। ये तकरीबन होता है 86.6 मिनट का बनेगा लगभग। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये सारी चीज आपको साथ साथ में पढ़ना है, बुक में से जरूर देखा करो साथ में। दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं जी का। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। अब सबको पता है
कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे ही मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम सरफेस से हाइट पे जाएंगे या डेप्थ में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा। जब हम एवरेस्ट पे किसी पेंडुलम को ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी पेंडुलम को हमने यहाँ सरफेस पे ऑसिलेट करवाया, तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा मिलेगा? वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? वहां पे ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? एवरेस्ट पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ऐसे ही हम डेप्थ में जाकर के ऑसिलेट करवाएंगे, उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। मिनिमम टाइम पीरियड कहाँ पे होगा? सरफेस पे। क्लियर हुआ? तो ये चीज भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स में क्या होगा? सैटेलाइट में जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है? 0। क्योंकि मैंने कहा था सैटेलाइट के अंदर वेट जो है 0 होगा। किसी भी बॉडी का हम वेट मेजर करेंगे तो 0 होता है। वेट 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, मास तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टी जो है, अगर इस फॉर्मूले में देखें जी की वैल्यू 0 पुट करोगे, समथिंग अपॉन 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने जैसे लिफ्ट के केसेस स्टडी किए हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है, कौन सा था ये केस? देखिए, इन ए लिफ्ट के अंदर आपको याद है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट करती है लिफ्ट अगर रेस्ट में है, पहले तो लिफ्ट रेस्ट में होगी, तो उस केस में टाइम पीरियड जो है एज इट इज 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी होगा, कोई इफेक्ट नहीं, नॉर्मल केस है। लेकिन अगर लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, याद रखिए वो सारे केस, तो उस केस में हमें t इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? t डैश 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में? अपवर्ड के लिए क्या बताया था? g प्लस ए। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड बढ़ा है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? नीचे का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बढ़ेगा? टी डैश 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी माइनस ए, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है? एक बार इसमें और कौन सा केस पड़ा है? इसमें और भी है, लिफ्ट फ्री फॉल में हो तो फ्री फॉलिंग का मतलब क्या था? लिफ्ट अपने आप से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही हो। ठीक है, उस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव जी डैश जो है वो कितना हो जाता है? 0। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? जी डैश पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी रीच कर जाएगा इस केस में भी। ठीक है, कोई ट्रक है, मान लिया कि ये एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और इसमें सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो उसका जो ऑसिलेशन होगा वो इस तरफ बनेगा,
अपने आप इफेक्टिव फोर्स इस तरफ बनेगा, मतलब ए एक्सेलरेशन इस तरफ बन रही है और जी इस तरफ बन रही है, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? नेट एक्सेलरेशन किस तरफ आएगी? देखो एक एक्सेलरेशन इधर है और एक जी इधर है, इफेक्टिव जो है वो इस तरफ आएगी, कितनी आएगी? ए डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, याद रह सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस केस में कितना बनेगा? टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी डैश हम लेके चलेंगे, और जी डैश की जगह पे ये वैल्यू लिखना है, इसी को ही हम जी डैश कह सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा? टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बनेगा टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब ये ऐसे ऐसे केस है आपके जो +1 में स्कूल लेवल पे जो पूछेगा वो तो सिर्फ डेरिवेशन है, डेरिवेशन तक। लेकिन ये जो पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके किसी भी एग्जाम में आप जब उठाओगे तो उसमें ये सारे पैरामीटर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, सारे अलग अलग केस देखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कोई मेटेलिक थ्रेड से, मेटेलिक वायर है जिससे हमारी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। कौन सा केस था ये? वायर के साथ हो और टेम्परेचर चेंज होता हो, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करता हो, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। टेम्परेचर T1 से चेंज होकर के या θ1 से, या टेम्परेचर को θ1 से चेंज करके θ2 कर दिया टेम्परेचर। तो याद कीजिए कि जो लेंथ था, नई लेंथ कैसे लिखा था? L इंटू 1 प्लस याद है किसी को? अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, ये नई लेंथ होगी। जब टेम्परेचर हम θ1 से इंक्रीज करके θ2 पे लेके जाएंगे तो इस लेंथ पे लेंथ में क्या इंक्रीमेंट होगा? मैंने आपको कुछ ऐसे पढ़ाया हुआ होगा, लेंथ एट T2 इज इक्वल टू लेंथ एट T1, ठीक है, और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। करवाया क्या? कब? हाँ उसमें करवाया, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोगों को तो पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ अब, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो एल डैश डिवाइडेड बाय जी, और एल डैश की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 पाई अंडर रूट एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर हुआ? ये टाइम पीरियड हो जाएगा उस केस में। तो टेम्परेचर राइज करने से, अगर मान लिया एक थ्रेड है, थ्रेड के साथ में ऑसिलेट कर रहा है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? एक केस और है जिसमें हमने ये कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर के अंदर हो, जैसे मान लिया यही सिंपल पेंडुलम हमने ऑसिलेट करवा रहे हैं हम वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, इसकी डेंसिटी हमने कंसीडर कर ली रो है,
और जो मटेरियल है उस मटेरियल की डेंसिटी को हमने कंसीडर कर लिया सिग्मा, या इसके सिग्मा ले लो, इसको रो कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। तो उस केस में जी आपको याद है इफेक्टिव, जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, बॉयंसी, ठीक है, बॉयंसी जब हमने स्टडी किया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़े थे, तो वहां पे एक फॉर्मूला आया था, जो इफेक्टिव जी बनता है जी डैश, वो कितना होता है जी इंटू 1 माइनस कितना होता है, याद है किसी को? ठीक है, ये बनता है। अब यहां से टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टी डैश इज इक्वल टू अगेन 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी डैश, तो ये फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा अब इसमें, ठीक है, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस और भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपको नहीं करवाएंगे, वो तब काम आएगा जब आप +1 और 2 दोनों कर लोगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, उससे इसकी ऑसिलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आज तो हम इसके इतने ही केस स्टडी करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ?